तो चलिए अब देख लेते हैं आवेश के गुण। पहला गुण है आवेश एक अदिश राशि है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक, और इनको सामान्य बीजगणित विधि से जोड़ सकते हैं। चलिए इसको समझते हैं। अपन कह सकते हैं कि किसी भी निकाय पे आवेश इस तरीके से है, प्लस का 10 कूलाम, माइनस का 20 कूलाम और प्लस का 30 कूलाम। बोलिए कुल आवेश कितना होगा? तो सामान्य बीजगणित लगाइए। प्लस के 10 और प्लस के 30 तो हो गए प्लस के 40 और उसमें से चले गए माइनस के 20, तो आंसर आया इसका प्लस का 20 कूलाम। समझ में आया होगा ये पॉइंट। चलिए आगे वाला पॉइंट देखते हैं। आवेश द्रव्यमान के साथ संबंध रखता है। इसका मीनिंग क्या है? देखिए, कह रहा है कि किसी भी कण या निकाय के पास आवेश है तो उसके पास द्रव्यमान आवश्यक रूप से होगा। यानी किसी के पास आवेश है तो उसके पास द्रव्यमान आवश्यक रूप से होगा। समझते हैं। जैसे बात करते हैं किसकी? प्रोटॉन की। प्रोटॉन पे आप कहते हैं कि आवेश भी होता है। प्रोटॉन पे क्या होता है? आवेश भी होता है और प्रोटॉन का द्रव्यमान भी होता है। इसी तरीके से बात कर लेते हैं किसकी? न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन पे अपन कहते हैं कि द्रव्यमान तो होता है बट आवेश नहीं होता, आवेश 0 होता है। इसी तरीके से कोई ऐसी वस्तु आपके ध्यान में है क्या जिसके पास आवेश तो है बट उसका द्रव्यमान नहीं है? जिसका द्रव्यमान नहीं है तो अपन कहेंगे ऐसा संभव नहीं है। तो पॉइंट समझ में आ गया होगा। आवेश द्रव्यमान के बिना नहीं हो सकता, जबकि द्रव्यमान आवेश के बिना हो सकता है। जैसे द्रव्यमान आवेश के बिना हो सकता है, जैसा न्यूट्रॉन में। समझा दिया इसको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आवेशन करने पर वस्तु का द्रव्यमान कुछ परिवर्तित हो जाता है। कह रहे हैं कि किसी भी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। मान लीजिए किसी भी वस्तु से आपने क्या करे? इलेक्ट्रॉन निकाले, तो सबसे पहले तो उस वस्तु का द्रव्यमान कम हो जाएगा और उस पर जो आवेश आएगा वो धनावेश जैसा आएगा, यानी वो धनावेशित हो जाएगी। यानी ये पॉइंट अच्छा है। किसी से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकालने से एक तो उसका द्रव्यमान कम होगा और वस्तु धनावेशित होगी। एक इसकी उल्टी प्रक्रिया कि वस्तु में इलेक्ट्रॉन डाले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, तो क्या द्रव्यमान बढ़ जाएगा? तो आप कहेंगे द्रव्यमान बढ़ जाएगा लेकिन वस्तु ऋणावेशित हो जाएगी। ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवेश संरक्षित रहता है। आवेश संरक्षित रहता है। आवेश संरक्षण का मतलब अपन कह सकते हैं कि किसी भी निकाय के पास जो पहले जितना आवेश है बाद में भी उतना ही आवेश रहेगा। समझते हैं। मान लीजिए इसके पास आवेश पहले ऐसे था, प्लस 2 कूलाम और प्लस 6 कूलाम। टोटल कितना था? प्लस 2 कूलाम और प्लस 4 कूलाम, टोटल था 6 कूलाम। अब मान लीजिए क्या होता है कि इसमें अपन कहते हैं कि कुछ परिवर्तन से आते हैं, जिसकी वजह से मान लो कि अब हो गया 8 कूलाम और माइनस 2 कूलाम। तो पहले भी कितना था? प्लस के 6 कूलाम। अब भी कितना है? प्लस के 6 कूलाम। तो इसको अपन कह सकते हैं कि विलगित निकाय का आवेश संरक्षित रहता है। यानी कह रहे हैं कि कई प्रयोगों के अनुसार आवेश न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है निकाय के अंदर ना। निकाय के अंदर यानी कुल आवेश संरक्षित रहता है। यानी ब्रह्मांड का कुल आवेश नियत है और आवेश संरक्षण सभी नाभिकीय अभिक्रियाओं या रासायनिक अभिक्रियाओं, युग्म विनाश और युग्म उत्पादन के लिए सत्य है। यानी इन सभी में आप कह सकते हैं कि आवेश संरक्षण लागू होता है। इसके बाद लास्ट पॉइंट अपन देखें तो कह रहे हैं कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। समान आवेश का मतलब प्रकृति समान हो, धनात्मक धनात्मक, ऋणात्मक ऋणात्मक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। यानी पॉजिटिव पॉजिटिव हो तो प्रतिकर्षित करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव हो तो भी प्रतिकर्षण होगा। लेकिन इसका उल्टा विपरीत आवेश धनात्मक ऋणात्मक को आकर्षित करेगा, धनात्मक ऋणात्मक को आकर्षित करेगा। तो काफ़ी आसान से गुणधर्म है इसके। तो चलिए आवेश का एक महत्वपूर्ण गुणधर्म और देखते हैं, वो है आवेश क्वांटीकृत राशि है। क्वांटीकृत राशि को समझने से पहले अपने को क्वांटा समझना होगा। क्वांटा क्या होगा? अपन कह सकते हैं आदान प्रदान के दौरान या लेन देन के दौरान जो सबसे छोटा लेन देन या जो सबसे छोटी राशि इधर से इधर जा सकती है उसी को अपन क्वांटा कहते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल के माध्यम से अपन इसको समझें। मान लीजिए किसी क्लास को रन करने के लिए एक छात्र की आवश्यकता होती है, तो अपन कह सकते हैं कि वो उस क्लास का क्वांटा होगा। यदि अपन उसमें और बात करें कि कितने छात्र हो सकते हैं, तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 50 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं। क्या ऐसे कोई छात्र हो सकते हैं जिसकी संख्या ऐसे आए 10.2, 7.2 या 5.5? क्या ऐसे होगा? तो आप कहोगे ऐसे नहीं होगा। तो अपन कह सकते हैं कि उसके अंदर जो क्वांटा होगा वो 1 होगा, यानी अपन कह सकते हैं पूर्ण गुणज संख्याएं होंगी। इसी तरीके से अपन कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु पर आवेश जो होगा, किसी भी वस्तु पर जो आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होगा। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? अपन जानते हैं कि जिसका मान E के बराबर होता है, यानी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, उसका पूर्ण गुणज होगा। यानी अपन कह सकते हैं कि उसका जो फॉर्मूला बना कि Q बराबर में +-n × E, जहाँ पे n आपका होगा 1, 2, 3 यानी इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक होगा।
ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही है ना। यानी किसी भी वस्तु पे जो आवेश पाया जाएगा वो ई का पूर्ण गुणज ही होगा। यानी इस तरीके के आवेश वस्तु पर नहीं हो सकते। 2/3 ई या फिर 17.2 ई या फिर 10⁻⁵ ई ऐसे संभव नहीं है। ये बात आपको समझ में आई। क्वेश्चन के माध्यम से अपन और समझेंगे, लेकिन इसके अंदर एक थोड़ा सा अपने को डिस्टर्ब करने वाला पॉइंट भी शामिल हो जाता है। जैसे ये वाला पॉइंट अपन देख रहे हैं कि नई खोज के अनुसार प्रोटॉन व न्यूट्रॉन क्वार्क कणों से मिलकर बने होते हैं, जहाँ पर क्वार्क पर आवेश जो हो सकता है वो E/3 या फिर 2E/3 का जैसा भी हो सकता है, जो कि E से छोटा है। तो क्या इसको क्वांटा माने? तो इसका जवाब यह होगा क्वार्क स्वतंत्र अवस्था में ना पाए जाने के कारण इलेक्ट्रॉन को ही सबसे छोटी आवेश की इकाई या क्वांटा माना जाता है। तो अपन कहेंगे क्वार्क है ना, जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते, इस वजह से इलेक्ट्रॉन को ही आवेश का क्वांटा या सबसे छोटी इकाई जो ट्रांसफर हो सकती है उसको माना जाता है। ये बात आपको समझ में आई। इसमें कई बार यह भी पूछ लेते हैं कि प्रोटॉन जो है वो किस तरीके से मिलकर बना होता है। किसी बात हो रही है प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो प्लस ही होता है। तो ये क्या होता है कि 2 अप क्वार्क कणों से मिलकर बने होते हैं। 2 अप क्वार्क और एक आपका डाउन क्वार्क कण से मिलकर बना होता है। देखिए, अप क्वार्क पे जो आवेश होता है वो होता है प्लस का 2E/3, ठीक है, और डाउन क्वार्क पे जो आवेश होता है वो होता है माइनस का E/3। अब इसको देखिए, इसको सॉल्व करोगे तो उत्तर आएगा प्लस का ई, और अपन जानते हैं कि प्रोटॉन पर आवेश ई के बराबर होता है। इसी तरीके से दूसरे की बात करें किसकी, न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन अपन जानते हैं उदासीन होता है, यानी कुल आवेश 0 होता है। तो वो आपका बना होता है एक अप क्वार्क कण से और 2 होते हैं उसमें डाउन क्वार्क। तो इसका आवेश की बात करें तो अप का कितना हो गया, प्लस का 2E/3, और डाउन का कितना हो गया, तो अपन कह सकते हैं 2 है, और एक का डाउन का कितना होगा, -E/3। तो इस पे आवेश आएगा 0। तो इस तरीके से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जानकारी भी अपन ने ले ली। तो इस पे क्वेश्चंस काफ़ी या ठीक ठाक क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए आगे वाला गुणधर्म और देखते हैं। आगे वाला गुणधर्म कह रहा है कि आवेश अपरिवर्तनीय राशि है। मीनिंग क्या है कि आवेश का मान निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता। आवेशित वस्तु का वेग बदलने पर आवेश अपरिवर्तित रहता है। यानी अपन कहीं एक आवेश स्थिर अवस्था में है और एक उसी आवेश को गतिशील अवस्था में लाएं तो दोनों ही स्थिति में आवेश का मान सेम रहेगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से एक गुणधर्म अपना और है कि जब आवेश स्थिर हो तो वो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। पॉइंट क्या है, जब आवेश स्थिर हो तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, लेकिन जब आवेश नियत वेग से गतिशील हो तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, लेकिन कोई विकिरण उत्पन्न नहीं करता। और यदि जो आवेश है वो त्वरित गति कर रहा हो, यानी उसका वेग नियत नहीं हो, तो वेग जब नियत नहीं होता है तो उस केस में वो ई तथा बी तो उत्पन्न करता है, इसके साथ साथ ऊर्जा विकिरित भी करता है। मैं एक बार इसको अच्छे से समझाऊं तो जब आवेश स्थिर होगा तो क्या करेगा, केवल विद्युत क्षेत्र। जब आवेश नियत वेग से गतिशील होगा तो विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों, लेकिन जब आवेश त्वरित गति कर रहा होगा तो इस दौरान विद्युत चुंबकीय क्षेत्र दोनों के साथ साथ ऊर्जा भी विकिरित करेगा।